हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक गोयल और मैं आज आपके साथ एनालाइज करूंगा अपनी सी फाइनल एफआर की सर्टिफाइड कॉपी। और आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स थी जो मैंने करी और आपको नहीं करनी है, और वो कौन सी टिप्स थी जिनकी वजह से मैं स्कोर कर पाया 80 मार्क्स। फाइनल की कॉपी को एनालाइज करने से पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरे एफआर के पेपर वाले दिन मेरी स्कूटी ऑन द वे जब मैं जा रहा था अपने एग्जाम के लिए तो रास्ते में खराब हो गई थी। अब आप सोचिए उस समय क्या प्रेशर होगा। तो जैसे तैसे मैं अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचा और ऑलरेडी मैं अपना पूरा रीडिंग टाइम जो कि 15 मिनट्स है वो पूरा गवा चुका था। तो आप देखिए कि मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। सीए फाइनल एग्जामिनेशन की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये देखिए कि कितना ज़्यादा मैं प्रेशर में उस समय आ गया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, प्रेशर बिल्कुल नहीं आना है और साथ में बिल्कुल कूल माइंड से अपने एग्जाम को लिखना है। अब चलते हैं फटाफट बिना टाइम को वेस्ट करे एनालाइज करने के लिए कॉपी को। मैं बता दूं सबसे पहले कि मेरे टोटल 54 मार्क्स थे आउट ऑफ 70 इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और एमसीक्यू में मेरे को 26 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30। तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 5th का सी पार्ट जो है, जो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी सिंपल वही पूछता है कि पार्ट जो फेज 1 था, जो फेज 2 है हमारा एप्लीकेबिलिटी का इंडेक्स के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3.5 नंबर रिसीव मिले हैं। इस क्वेश्चन में मुझे 3.5 नंबर मिले आउट ऑफ 4 नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें मेरे को क्वेश्चन में बताना था कि एप्लीकेबिलिटी कैसे कैसे इंडेक्स की, जो कि बड़ा सिंपल था। फेज 1 के बारे में बता दीजिए, फेज 2 के बारे में बता दीजिए, सिंपल। और जैसे कि मैंने मेंशन भी कर रखा है कि 1 अप्रैल 2016 वाला पॉइंट मेंशन कर दीजिए और 500 करोड़ वाला पॉइंट मेंशन कर दीजिए। और साथ में फिर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया फेज 2 वाला पॉइंट। और फेज 2 के अंदर जो 1 अप्रैल 2017 वाला पॉइंट था, 250 करोड़ वाला पॉइंट था, वो सब मैंने मेंशन कर दिया। साथ में मैंने इसमें एनबीएफसी के बारे में भी बता दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आईसीआई ने मेरा आधा नंबर यहाँ पर काट लिया। आधा नंबर क्यों काट लिया? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आप उसमें साथ में एक्सक्लूजन्स भी बताइए, यानी कि जहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो वो दो छोटे छोटे पॉइंट थे हमारे स्टडी मेटेरियल में जो दे रखे हैं उन्होंने, कि एक तो जो एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है कंपनीज या जो इन प्रोसेस में है लिस्ट होने के एसएमई एक्सचेंज पर क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, और साथ में कौन सी कंपनी पर, ऑब्वियस सी बात है जो 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज है उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस वो छोटे छोटे वाले लिखने थे, वो कुछ खास बात नहीं थी, पर फिर भी आधा नंबर तो कट गया है उसका हमारे। ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर अगले पार्ट पर। अगला पार्ट मैंने करा था 5th का ए पार्ट। इसके अंदर पहले मैंने 5th क्वेश्चन उठाया था, 5th का ए पार्ट मैंने उसके बाद करा। ठीक है ना। 5th के ए पार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। 115 का क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाउचर का क्वेश्चन था। बड़ा इजी क्वेश्चन था, पूरा का पूरा स्टडी मेटेरियल में इवन था एज इट इज। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 में से 5 नंबर मुझे मिले हुए हैं। दो चीज इसमें पूछता है वो सिंपल, कि क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और है तो क्या टोटल इसमें उनका ट्रांजैक्शन प्राइस है और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, यहाँ पर उनके बारे में पूछता है वो। तो सिंपल है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है पहले, एक प्रोडक्ट एक्स है मेरे पास, एक डिस्काउंट वाउचर है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट एक्स का कितना हुआ 1500। उसके बाद हमने निकाल लिया कि जो डिस्काउंट वाउचर है उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना हुआ, वो हुआ 200 रुपए। बस अब कुछ भी नहीं करना, आपको एलोकेशन कर देना डायरेक्टली, एक प्रोडक्ट एक्स में और एक डिस्काउंट वाउचर में, जो मैंने डायरेक्टली इसमें कर दिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा 4th का बी पार्ट, यानी कि मैंने इसके अंदर क्या हुआ, 5th वाले में 3 पार्ट थे एक्चुअली, एक 5th का एक और पार्ट भी था जो कि 5th का बी पार्ट था। 5th का बी पार्ट कौन सा था, 101 वाले इंडेक्स का था। और वो बात मैंने आपको पहले ही बताई थी पिछले वीडियो में कि मैं 101 छोड़ के गया था, और वो इंडेक्स नहीं छोड़ा था मैंने, सिर्फ 101 छोड़ा था। तो 101 का वाला क्वेश्चन मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th का बी पार्ट है, जो मैंने पहले 4th क्वेश्चन इसके बाद अब उठाया, उस 4th का बी पार्ट है। 4th का बी पार्ट कौन सा था, गवर्नमेंट ग्रांट पे बेस्ड था, इंडेक्स 20 सिंपल। वो हमसे क्या बात पूछ रहा है, यहाँ पर 3 छोटे छोटे पार्ट हैं इसके अंदर क्वेश्चन के। पहला पार्ट कौन सा है, कि वो पूछता है कि भैया 25 लाख रुपए का आपको रिसीव हुआ इंसेंटिव, सिंपल अपनी एक इंडस्ट्री जो है उसको सेटअप करने के लिए। तो बस उसको अब वो पूछ रहा है कि बताओ कैसे ट्रीटमेंट करोगे, जब आपको कंडीशन वगैरह कुछ दे नहीं रखे तो डायरेक्टली आप कहाँ पहुंचा दोगे उसको, P&L में इमीडिएटली आप इसको क्रेडिट कर दोगे। साथ में किसी तरह की कोई भी डेफर्ड इनकम का इसमें कोई अराइज नहीं होगी डेफर्ड इनकम, और डायरेक्टली P&L में जाना है।
उसके बाद बात कर रहे हैं हम कौन सा, कि जो हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि 50 लाख रुपए आपको रिसीव है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, किस चीज के, लेकिन इक्विपमेंट के रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो जो 50 लाख रुपए मिले हैं वो कोई कंडीशन पर बेस्ड है या बिना कंडीशन के हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, दो सिचुएशंस मान ली, एक बार जब वो कंडीशन पे है और एक बार वो कंडीशन पे नहीं है। अगर वो कंडीशन पे नहीं है तो इमीडिएटली आप उसको क्या कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाइए। लेकिन अगर वो कंडीशन है उसके अंदर अटैच तो आप उसको क्या कीजिए, सिस्टमैटिक बेसिस पर P&L में डालेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर का पार्ट, ये बढ़िया पार्ट था, एक्चुअली बढ़िया भी कुछ नहीं है, नॉर्मल पार्ट है। बस ये है कि डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन ये दे रखा है आपको स्टडी मेटेरियल के अंदर, पूरा पूरा मिल जाएगा वो स्टडी मेटेरियल में वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर मेरे से गलती क्या होगी, आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ना मेरे को 4 नंबर मिले हैं 6 में से। 2 नंबर मेरे कहाँ कटे, इसी वाले पार्ट पे कटे हैं, थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में कहाँ कटे, बिल्कुल सिंपल था थर्ड वाला पार्ट में, कि आपको क्या करना था यहाँ पे, हाँ ये जो डेफर्ड इनकम की बात उन्होंने पूछी थी और एक्सपेंस की बात पूछी थी कि कितना आप लोग वो कितना P&L में डालोगे, कितना डेफर्ड इनकम में डालोगे। तो ये सब तो मेरा सही था बिल्कुल, आप देख रहे हो जो P&L में मैंने ग्रांट इनकम डाली। लेकिन यहाँ पे जो डेफर्ड इनकम है उसमें मेरी एक छोटी सी गलती हो गई है। वो क्या, मैंने ना यहाँ पे जो 168,000 वाली जो फिगर है और जो 92,000 वाली जो फिगर है, इन वाली फिगर में मैंने गड़बड़ कर दी है। क्या कि मैंने ना 4 लाख रुपए में से माइनस कर दिया है 232 की फिगर, जबकि 6 लाख में का माइनस होनी थी 232 की फिगर। क्यों, क्योंकि पूरे पैसे तो हमें स्टार्टिंग में हम सोच के चलते हैं ना कि इतने रुपए की लाइबिलिटी हमारी आज ही आ गई है। क्यों, क्योंकि हम लोग रिसीवेबल मानते हुए एज इट इज उस दिन ही बुक कर लेते हैं जिस दिन हम मानते हैं कि रिसीवेबल है, अगर हमें सर्टेनिटी लगती है कि हम रिसीवेबल है। तो यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई, और ऐसी सेम गलती सेकंड वाले पॉइंट में हुई। और क्योंकि थर्ड में ऑलरेडी नीली आना था वहां पे, क्योंकि सारा का सारा हम लोग P&L में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इसलिए वहां पे वो सही रहा, वो गलती नहीं हुई थी। तो इसलिए 2 पॉइंट के नंबर है पर 2 नंबर उन्होंने काट लिए मेरे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा, फोर्थ का ए पार्ट है। अभी फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर फोर्थ का ए पार्ट है जो कि बात करता है इंडेक्स 19 की एम्प्लॉय बेनिफिट वाली। इसके अंदर भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। वो पूछता था एक तो हमें किसके बारे में, कि डिफाइंड बेनिफिट, वो ये कि मतलब आपको डीबीपी के बारे में दे रखा उन्होंने। डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो होता है हमारा, उसकी डीबी होती है, उसके अंदर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और एक साथ में होती है यहाँ पर प्लान एसेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, दोनों का प्रॉपर उसने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसका एक्सट्रैक्ट बताओ और साथ में कैसे प्रेजेंट करोगे उसके बारे में बताओ। तो मैंने क्या करा, पूरी तरह से डीबीओ का अकाउंट बना लिया, एक प्लान एसेट का जो है उसका अकाउंट क्रिएट कर लिया। डीबीओ का अकाउंट पूरा बनाने के बाद, प्लान एसेट का अकाउंट पूरा बनाने के बाद जैसा देखोगे ये प्लान एसेट का खाता बन गया। उसके बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान को यहाँ पे लिख दिया। बेसिकली प्लान के यहाँ पर नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आएगा ये, है ना। तो ये ऑब्लिगेशन आ गया इतने रुपए का माइनस करके, और उसके बाद सिंपल P&L का एक्सट्रैक्ट दे दिया मैंने। P&L के एक्सट्रैक्ट में वही कि भैया प्रॉफिट लॉस के बारे में बता दिया और साथ में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बता दिया। और बस एक छोटा सा पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पास्ट सर्विस कॉस्ट लिख रखी है, आप देखो 7280 की, ये ICAI ने अपने सोल्यूशन में नहीं दे रखी है, तभी मैंने लिखी हुई है। तो वो ये कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो चीजें अपने आप याद आती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ए पार्ट। थर्ड के ए पार्ट में था लीज के बारे में, यानी कि 116 के क्वेश्चन थे हमारा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मेरे को 8 में से 8 मिले हैं पूरे, कोई मार्क्स नहीं कटे मेरे। इसमें भी सिंपल था कि एक आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली है और उसको रेंट पे लेने के बाद हमने 10 साल तक के लिए स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 10 साल तक चलाएंगे हम लोग। 6 साल के अंत में, छठे साल के अंत में, यानी कि 6th ईयर के एंड में, यानी कि 7th ईयर के स्टार्टिंग में आपने क्या कर लिया, उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया लीज की अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मॉडिफिकेशन क्या करा कि 10 साल की जगह 4 साल और इनहेंस कर लिया, यानी 14 साल होगा टोटल, लेकिन इनिशियल अमाउंट सेम रहेगा। उन्होंने बोला कि वो जो हमारा पेमेंट देनी थी हमको, वो पेमेंट बिल्कुल सेम रहने वाली है। लेकिन तो उन्होंने उसके बाद बताया कि ठीक है, अगर पेमेंट आपकी सेम रहने वाली है तो बस सिंपल अब कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन बताओ कैसे करोगे। स्टार्टिंग में रेट 6% दे रखा था जो कमेंसमेंट के टाइम पर था, बाद में जब मॉडिफिकेशन रेट थी उस समय रेट उसका 7% हो गया था। तो बस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा कि नॉर्मल लीज लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने क्या करा कि जो 6th ईयर के अंदर हमारी भाई लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद ओपनिंग बैलेंस फिर अमोर्टाइजेशन टेबल बनाए नॉर्मल की तरह। जैसे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई उसके अंदर 6th ईयर के एंड में आ गए हम लोग, उसके कैलकुलेट करते हुए। कैलकुलेट कैसे करा, ओपनिंग बैलेंस ले लिया पहले, स्टार्टिंग में जो लीज लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, पीवी कर गए। उसके बाद उसको अनवाइंड करा, उसके अंदर से जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है 6 साल के अंदर अंदर क्या रहा, और जो पेमेंट जाती रही 6 साल में हो गया, जो क्लोजिंग बैलेंस निकल गया 6th ईयर के एंड में, वो आ गया कि लीज लायबिलिटी की वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर। साथ में अब हमें निकालनी है मॉडिफाइड लायबिलिटी जो है 6th ईयर के अंत में, यानी कि 7th ईयर के स्टार्टिंग से 14th ईयर तक जो मेरे पैसे जाएंगे उनको पीवी करना है। किससे, लेकिन न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि जो 7% वाला रेट है उससे मेरे को इसको पीवी करना है यहाँ पे। बस सिंपल है।
तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल कर आ गई 1731 वाली, उसके बाद 7% से आप देख रहे होंगे कि 2985 वैल्यू निकल कर आ गई। बस दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 1253,718 वाला जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की आप एंट्री मार दीजिए मॉडिफिकेशन की, जो कि इंक्रीज इन लायबिलिटी के नाम की है, सिंपल। और बस इसकी मैंने एक जनरल एंट्री दे दी, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं भैया थर्ड के बी पार्ट के अंदर, ठीक है ना। थर्ड का ये पार्ट हो गया था, थर्ड के बी पार्ट पर आते हैं। हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड का बी पार्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था काफी। ये हमसे क्या कहता है कि जो आपका मतलब CFI का क्वेश्चन था बेसिकली, जो CFI मतलब कि जो हमारा 109 है, 109 के अंदर जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका क्वेश्चन है ये। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये दो बातें बोलता है कि भाई आपके पास एक आपने इशू करे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, उन इंस्ट्रूमेंट को दो टुकड़ों में तोड़ लो, लायबिलिटी कंपोनेंट में और इक्विटी कंपोनेंट में, जैसे कि मैंने यहाँ पर तोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोला कि सेकंड ईयर के एंड में जो वैल्यू आएगी, तो एक तो क्या वैल्यू आएगी, और साथ में सेकंड ईयर का जो आपने फाइनेंस कॉस्ट उसमें लगाई है वो क्या फाइनेंस कॉस्ट डाली है उसके अंदर, ये बताना। तो बस सिंपल है, मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, जो भी ओवर द पीरियड हमारे पैसे जाने थे कैश में उसको तोड़ लिया, तो यानी कि उसको पीवी निकाल ली उसकी। फिर जो भी आज लेकिन आपने अमाउंट रिसीव करी थी 320 वाली, उसमें से माइनस कर दिया तो निकल कर आ गया इक्विटी कंपोनेंट, सिंपल। फिर मैंने एक अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी उसकी, अमोर्टाइजेशन टेबल इसी की जो मेरे पास लीज लायबिलिटी कह रहा हूँ, जो मेरे पास लायबिलिटी वाला कंपोनेंट था, फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला कंपोनेंट था, उसकी मैंने अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी। और बस लास्ट में बता दिया कि कितनी फाइनेंस कॉस्ट थी जो मैंने डाली है इस बार, और क्या क्लोजिंग बैलेंस है लायबिलिटी का भी और इक्विटी का भी। इक्विटी का एज इट इज रहेगा जो स्टार्टिंग में, तकलीफ को भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि मेरे को इस वाले क्वेश्चन में आधा नंबर कटा है मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने ना शायद इसको लैक्स में कर दिया, जबकि ऐसा है कि आप सजेस्टेड आंसर में देखोगे तो वहां पर उन्होंने पूरा प्रॉपर फुल फिगर्स में करा है, तो इसलिए यहाँ पर आधा नंबर उन्होंने मेरा काट लिया, और थोड़ी सी काटा पिटी हो गई थी इसके अंदर मेरे से। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले है किसका, एम्बेडेड डेरिवेटिव। ये भी सही था क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन नॉर्मल था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन था ये वाला, और वही नॉर्मली कि भैया हमने एक सेलर है एक बायर है, दोनों की करेंसी तो इंडियन रुपीज है लेकिन यूएस डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एम्बेडेड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और इसके अंदर फिर बोला था उन्होंने कि आपको वही जनरल एंट्री पास करनी है और लास्ट तक बताना है कि क्या जब सेल कर दी उन्होंने लास्ट तक क्या एंट्री बनेगी। बाकी सब चीज तो इसमें नॉर्मल थी। मैंने वही इसमें 1 अक्टूबर 2023 की एक एंट्री दी थी जो कि नो एंट्री बनेगी, फिर 31 दिसंबर की दे दी जो कि उनका लॉस बन रहा था स्टार्टिंग में, जो पेंडल में डाल दिया उन्होंने। फिर मार्च 24 की दे दी जब उनको प्रॉफिट आ गया था उसके अंदर 10 लाख रुपए का नेट में। अब उसके बाद जब 31 मार्च में मैंने ट्रेड रिसीवेबल में ट्रांसफर कर दी, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि मैंने सेल की एंट्री मार दी इसमें। कैसे सेल की एंट्री, 80 रुपए से मल्टीप्लाई करके $2 लाख जो थे मेरे, तो 1,60,00,000 आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये था कि मेरे को जो डीएफए वाला था उसको ट्रांसफर करना है, और अल्टीमेटली पैसे मेरे को किस हिसाब से मिलेंगे, 85 के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर है यानी कि जो मेरा कस्टमर था वो किस रेट से पैसे देगा, 80 के हिसाब से पैसे देगा। तो जो बचा हुआ 5 है वो डीएफए जो मैंने खड़ा करा था उसके हिसाब से मेरे को मिलेंगे पैसे। अब यहाँ पर मैंने जो एंट्री मार दी वो कंपाउंड एंट्री मार दी, डायरेक्टली बैंक में रियलाइज कर लिए। कैसे, 170 तो मैंने बैंक में रियलाइज कर लिए, ट्रेड रिसीवेबल के 160 थे, और डीएफए मैंने 10 लाख से उसको क्रेडिट कर लिया। आईसीआई यहाँ पर ऐसा नहीं करा। आईसीआई ने क्या काम करा कि डायरेक्ट डीएफए, उन्होंने सिर्फ डीएफए को क्रेडिट करके ट्रेड रिसीवेबल में डेबिट कर दिया, यानी ट्रेड रिसीवेबल उसकी अमाउंट बढ़ा दी, और कल को जब एंट्री मारेंगे रिसीव करने की तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करके पूरा पूरा 170 वहां से रिसीव कर लेंगे बैंक में। मतलब एक ही है, मैंने भी वही काम करा है, उल्टा मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वहां पर, लेकिन वही है एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा और एग्जामिनर ने वैलिडिटी काट दी। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि एज इट इज सॉल्यूशन नहीं मिला ना उनको आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में, तो जैसा सोल्यूशन मिलेगा वैसे ही नंबर मिल पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बिल्कुल देखा और एज इट इज क्वेश्चन आए तो उसमें कोशिश करें कि जो लिखा है आईसीआई ने उतने तक ही करें, वो ज्यादा एक्स्ट्रा मत करें, भले ही वो सही है। यहाँ पर खामखा 2 नंबर तो मेरे कट गए, अगर मेरे को 9.5 भी मिल रहे होते इसमें, आधे नंबर थ्योरी व्योरी का या स्टार्टिंग का मान लो कि हाँ भाई बहुत सारी थ्योरी स्टार्टिंग में जो आईसीआई स्टार्ट करता है बहुत सारी थ्योरी के साथ स्टार्ट करता है, वो फालतू होती है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पर मेरे 2 नंबर कट गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड का बी पार्ट। ये भी क्वेश्चन सही था, इजी था, स्टडी मटेरियल का था पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर भी मेरा 1 नंबर लूज हो गया, मेरे को 3 नंबर मिला यहाँ पे 4 नंबर में से। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन क्या था, ये दोनों का मिक्स था एक्चुअली, 1 का भी इसमें आपको हवाला देना था और 10 का भी आपको इसमें रेफरेंस देना था। जो हमारा लोन है उसकी बात यहाँ पर करी गई उन्होंने,
क्या मतलब, उन्होंने यहाँ पर ये डिस्कस करा है कि एक हमारे पास लोन लायबिलिटी थी एक कंपनी के पास, एक बैंक से उन्होंने लोन लायबिलिटी ली थी। अब वो लोन लायबिलिटी अभी तो इस ईयर के एंड में अगर हम देखें तो वहां पे तो वो लोन लायबिलिटी पेबल हो नहीं रही हमारी, यानी कि वो करंट लायबिलिटी नहीं है बल्कि नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन उन्होंने उस बैंक के साथ एक तरह से एक एग्रीमेंट करा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं मॉर्गेज रखूंगी अपनी एसेट, वो कंपनी बोलती है, लेकिन वो इस ईयर के एंड तक ही मैं रख दूंगी मॉर्गेज। अगर नहीं रखा तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगा, जो बैंक है वो अलाउड है बैंक को कि वो मांग सकता है, डिमांड पे रीपेमेंट मांग सकता है उस लोन की। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि उस ईयर एंड तक वो जो बोरोवर है वो चार्ज क्रिएट नहीं कर पाया अपनी असेट्स पर बैंक के फेवर में। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है हमसे कि बताओ उसको करंट बुक करोगे नॉन करंट बुक करोगे, उस ईयर के एंड में जिस ईयर में आपने वो भूल गए आप लोग वो बुक करना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था सिंपल क्वेश्चन के अंदर, मैं बताऊँ सिंपल कि जो वो ईयर था जिस ईयर की हम बात करें यानी कि 31 मार्च 2023 था शायद, यहाँ पर 31 मार्च 2023, हाँ बिल्कुल 31 मार्च 2023 की बात कर रहा था वो। उसके अंदर उन्होंने बोला था कि वहां तक आपको करना है, लेकिन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब अप्रूव हो गए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव हो गई हैं 30 मई तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अप्रूव हो गई है। लेकिन जो बैंक है उसने अप्रूवल जो दिया क्योंकि उन्होंने नेगोशिएट कर रहे थे कि जी हमारी वाली कंडीशन अभी आप फिलहाल वेव कर दो और हमें अलाउ कर दो कि हम थोड़ा सा टाइम हो दो। तो उन्होंने जून में जाके वो मान गए कि ठीक है हम तुम्हारे पर डिमांड नहीं करेंगे लोन की। तो क्योंकि यहाँ पर इंडेस 1 तो बात करता है नॉन करंट लायबिलिटी की और इंडेस 10 बात करता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट की, तो वहां तो नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में सिंपल इंडेस 1 का मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि वो सिंपल इंडेस 1 में लिखा होता है नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में कि भैया एक कंपनी नॉन करंट लायबिलिटी किसी भी लायबिलिटी को बता देगी अगर वो उसके पास अनकंडीशनल राइट है डेफर करने का सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी वो कम से कम 12 महीने के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ दैट रिपोर्टिंग डेट। तो वो हो गया। तो उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर कि इंडेस 10 जो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड वाली बात होती है वो ये वाली बात कहता है कि अगर आपके जिन इवेंट्स की कंडीशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर उनके लिए कोई एविडेंस अगर कर जाए बैलेंस शीट डेट के बाद बट अप्रूवल डेट से पहले, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल डेट से पहले, तो उनको हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। लेकिन अप्रूवल डेट के बाद अगर वो एविडेंस आपको मिले तो फिर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और यहाँ पर वही वाला काम हुआ है कि वो जो अप्रूवल मिला हम लोगों को, अप्रूवल जो डेट है वो बाद में जो कि 30 जून है एज कम्पेयर टू मई से, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया तो मैं इसको करंट लायबिलिटी ही माननी पड़ेगी, यानी कि इसको एडजस्ट नहीं करूंगा। इस जो बैंक ने अप्रूवल दे दिया था अपना इस बात को नहीं मानते हुए मैं अब करंट ही इसको मानना पड़ेगा मेरे को इस बार। बस ये वाली बात मैंने लिखी थी। अब आधा नंबर बैंक एक नंबर यहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट ने काटा है, अभी पता नहीं क्यों काटा, अभी थ्योरी क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की मर्जी, ठीक है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा आंसर, मतलब लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास जो पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है सीएफएस का 14 मार्क्स का, ये मैंने सबसे लास्ट में करा था। अब इसके अंदर क्या है इस बार क्वेश्चन में ना दोनों चीज इंक्लूड थे एक्चुअली, एक सब्सिडरी भी दे रखी थी उन्होंने जो कि होती है हमेशा और साथ में एक एसोसिएट भी दे रखी थी उन्होंने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि भैया ड्यूरिंग द ईयर ही उन्होंने क्या करा था, सब्सिडरी को भी लिया था, सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे थे अपने पास, सब्सिडरी बना ली थी उसको और एक एसोसिएट थी उसके शेयर्स भी उन्होंने खरीदे थे। अब आपको करना था मार्च 24 के अंदर आपको उसकी कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी थी होल्डिंग कंपनी की। तो बिल्कुल सिंपल था, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर भाई पहले तो ये अपनी बैलेंस शीट बना दी, उसके बाद मैंने नीचे इसके अंदर वर्किंग नोट्स बना रखे हैं। इसमें मेरे को 0.5 मार्क्स मिले हैं, मेरे को टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 8 फिगर्स हैं जो मेरी सही है, ये 2 फिगर्स हैं जो मेरी गलत है इसमें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड वाला है ये 195600 ये मेरी गलत है तो, और एक ये नीचे अदर इक्विटी वाली जो है 11,00,600 ये वाली फिगर मेरी एक गलत है, दोनों फिगर गलत हैं और बाकी सारी फिगर्स मेरी सही हैं। तो 8 में से 4 नंबर तो मेरे को ये मिल गए, यानी कि आधा नंबर हर फिगर का 4 नंबर ये मिल गए। उसके बाद मैंने नोट्स बना रखे थे इसके प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट जो कि बिल्कुल सही था जो उन्होंने भी दे रखा है अपने उसके अंदर। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन डेट के प्रॉफिट जो होते हैं एस लिमिटेड के यानी कि सब्सिडरी के वो मैंने यहाँ पर बना दिए थे। गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन हम लोगों को करनी होती है, उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरे को कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद कंसोलिडेटेड पी&एल निकालना होता है एच लिमिटेड का, तो ये भी मेरे को मिल गया इसमें। कंसोलिडेटेड पी&एल वाले में भले ही मैं लास्ट का टोटल करना भूल गया पर फिर भी टोटल सही था और उससे मैच भी कर रहा था जो वर्किंग नोट है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को उन्होंने पूरा नंबर दिया। तो 2.5 नंबर उन्होंने इस वाले वर्किंग नोट पे दिए, 1 नंबर इस पर 2 नंबर इस पे, यानी कि 5.5 नंबर उन्होंने ये दिए वर्किंग नोट्स के और 4 नंबर ऊपर मिल गए मेरे को मेन फेस के, 9.5 नंबर मिल गए। 2-3 नंबर मेरे उसके रह गए वर्किंग नोट के कट गए होंगे और 1-2 नंबर स्टार्टिंग के जो बैलेंस शीट के टोटल वोटल नहीं करे थे इस वजह से रह गए।
बस तो इसलिए मेरे को इसमें 9.5 नंबर टोटल मिल गए हैं। ठीक है ना, ये तो थी मेरी डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूरा। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। एमसीक्यू में टोटल मेरे को 26 मार्क्स मिले जैसे कि मैंने आपको बताया था, और बस इस तरह से मेरे टोटल 80 मार्क्स हो गए हैं। अब मैं आपको लास्ट में जाते जाते बस यही है कि इसमें ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप जब भी अपना पेपर को स्टार्ट करें तो आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सबसे अच्छा आता हो वो क्वेश्चन को आप स्टार्ट करिए। लेकिन ध्यान रखना कभी भी जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स वाला, उस क्वेश्चन को स्टार्ट मत करना कभी भी, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का कंसोलिडेशन का होता है, क्योंकि वो थोड़ा तो लेंथी क्वेश्चन होता है, गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं उसके अंदर, और उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करना रेकमेंडेड नहीं होता वैसे। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप जो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चन से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन जो भी आपने उठाया उसके सारे पार्ट्स कंसेक्यूटिवली करना। ऐसा नहीं होने चाहिए कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहाँ कर लिया, फिर उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो आपने कहीं और जाके करा, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और वो सही भी। एक क्वेश्चन जो भी आपने उठाया उसके सारे पार्ट्स कंसेक्यूटिवली करना। ऐसा नहीं होने चाहिए कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहाँ कर लिया, फिर उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो आपने कहीं और जाके करा, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और वो सही भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन को एक ही जगह आप लोग पूरा करके चलना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।